छठी कक्षा के बच्चों, आज आप सबको मैं एक कथा सुनाता हूँ। बच्चों, कथा क्या है? यह एक व्यथा कथा है। कहने का मतलब दुख भरी कहानी। ठीक है। वह भी आप हम जैसे एक बच्चे की, जिसे बाल मजदूर के तौर पर दूसरों के घर में चौका बर्तन और साफ सफाई करने को मजबूर होना पड़ा है। बच्चों, वह बचपन जिसमें हम इंसान गढ़ने के लिए शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, लेकिन एक अभागा रामू कुछ और कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। बच्चों, आपके समक्ष देखिए, कहानी का नाम है बाल दिवस और ये आपके पाठ संख्या 18 पे उपलब्ध है। ठीक है। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है, देखिए। रामू, अभी तक जूठे बर्तन सिंक में पड़े हैं, कब धोएगा? आलसी कहीं का। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि ऐसा कौन कह रहे हैं। ऐसा कहने वाले जरूर घर के कोई मालिक हैं, है ना? क्या कहते हैं? रामू, अभी तक जूठे कपड़े सिंक में पड़े हैं, कब धोएगा? आलसी कहीं का। तभी देखिए एक और आवाज आती है। रामू, बाहर अखबार पड़ा होगा, जल्दी ले आ। अब देखिए, मतलब एक काम समाप्त नहीं हुआ कि दूसरा काम। मम्मी, रामू ने अभी तक मेरे जूते पॉलिश नहीं किए, आज मैं पक्का लेट हो जाऊंगा। मतलब ये बच्चा बोल रहा है, उस घर का बच्चा जिस घर में रामू काम कर रहा है ना? अपना काम अपने नहीं किया जा रहा है। वो क्या कह रहा है? जैसा अपने माँ बाप को देख रहा है कि जैसा रामू के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वैसा ही वो भी व्यवहार कर रहा है। क्या बोलता है? मम्मी, रामू ने अभी तक मेरे जूते पॉलिश नहीं किए, आज मैं पक्का लेट हो जाऊंगा। ये बच्चों, ये सुबह सुबह की बात है। इन्हीं आवाज़ों के साथ छोटे से रामू के दिन की शुरुआत होती थी। मतलब आए दिन यही होता था। आवाज़ों के साथ भागता दौड़ता था रामू। मने रामू कभी अखबार लेने के लिए, तो कभी जूठे बर्तन धोने के लिए, तो कभी जूते में पॉलिश करने के लिए, कभी सुखाए हुए कपड़े को उठाने के लिए, कभी कुछ, तो दिन भर लगा हुआ है ना? उसके पिता ने बड़े अरमानों से नाम रखा था रामेश्वर। सोच लीजिए, रामू के पिता ने बहुत बड़े अरमान से नाम क्या रखा था? रामेश्वर। पर गरीबों के अरमान कहाँ पूरे होते हैं? गरीबी नामों को भी काट छांट कर छोटा कर देती है। रामेश्वर नाम हो तो रामू बन जाता है। बात समझ रहे हैं? नाम कितना प्यारा सा रामेश्वर, है ना? लेकिन क्या कहा जा रहा है? वो रामू। कामेश्वर या कालेश्वर ऐसा कुछ नाम है तो उसको वो लोग बोलेंगे कालू, हे कालू, कलुआ, है ना? मालिक, मालकिन और अंकित भैया देर रात तक टीवी देखते थे। जिस घर में रामू काम करता था, उस घर के मालिक, उस घर की मालकिन और अंकित भैया। अंकित भैया मतलब मालिक मालकिन की का बच्चा, है ना? देर रात तक टीवी देखते थे। देर रात मतलब 10 बजे तक। मतलब रामू के अनुसार देर रात का मतलब 10 बजे। परंतु दिन भर के थके हारे रामू को तो 9 बजे से ही नींद घेरने लगती थी। बेचारा दिन भर काम करता था, आराम तो करता नहीं था, तो 9 बजे रात से उसे नींद आने लगती थी। वह ड्राइंग रूम में कालीन पर बैठा बैठा ही सो जाता था। ड्राइंग रूम समझते हैं बच्चों? जहाँ पे टीवी लगी हुई है, वहाँ पे कालीन नीचे बिछी हुई है, तो वो सोफे पे नहीं बैठता है, नीचे बैठता है ना? तो कालीन पर बैठा बैठा ही सो जाता था। मम्मी, देखो फिर सो गया रामू, अंकित हंसकर कहता। अब देखिए, अंकित तो खुद स्कूल गया होगा, स्कूल से आने के बाद आराम भी किया होगा,
है ना, खाया पिया खेला, और रामू तो कुछ किया नहीं तो नींद आएगी नहीं उसे। लेकिन अंकित उसका मजाक उड़ा रहा है, क्या कह रहा है, मम्मी देखो फिर सो गया रामू, टीवी प्रोग्राम वो क्या समझेगा, पूरा गंवार है, भैंस के आगे बीन बजाना। ये एक मुहावरा है, भैंस के आगे बीन बजाना। लेकिन यहाँ पे रामू को भैंस के आगे बीन बजाना जैसे शब्द का प्रयोग अंकित को तो नहीं करना चाहिए। अंकित को इस तरह का शब्द बोलना नहीं चाहिए था, है ना। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे ऐसा बोलता है ना। ऐसा क्यों बोलता है बच्चों, इसलिए बोलता है क्योंकि घर के जो संस्कार होते हैं ना, घर में यदि माँ बाप की बोली अच्छी नहीं होती तो स्वाभाविक रूप से बच्चा भी वही सीखता है। इसीलिए घर में माता पिता को अच्छा बोली, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, है ना। हम लोग जो गरीबों के साथ या दूसरे लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं ना, वही व्यवहार सीख जाते हैं हमारे बच्चे, ठीक है। ओहो तुम भी ना, बच्चा है थक जाता है, मालिक कहते थे। मालिक यानी कि अंकित के पापा। अंकित के पापा क्या कहते हैं, ओहो तुम लोग भी ना, कहने का मतलब वो सो रहा है तो सोने दो, बच्चा है थक जाता है। अंकित शैतानी पर उतर आता था, धीरे से रामू के बाल खींचकर जगाता था उसे। रामू चिहुक उठता, माने जैसे नींद किसी को आ गई हो या हल्की सी नींद आई हो, उसी समय यदि उसको कोई उसके बाल कोई खींच ले तो आदमी थोड़ा सा तो चिहुकेगा ना। तो रामू चिहुक उठता, आंखों में नींद भरे पूछता, कुछ करना है भैया। कुछ नहीं करना है, खाना खा ले और जाकर सो जा, बर्तन सुबह धो लेना उठकर, कभी कभी मालकिन दयालु होकर कहती। देखिए गरीबी अपने जगह पे है और बचपन अपने जगह पे है। देखिए इंसान के जीवन में बच्चों बचपन बार बार नहीं आता है, बचपन बस एक बार आता है। एक बार इंसान फिर बड़ा हो गया तो फिर बच्चा नहीं बन सकता। इसीलिए किसी के भी बचपन को ना छीनना नहीं चाहिए और किसी भी बच्चे के साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो खैर यहाँ जो भी हो, मालकिन के मन में वो दयालुता की भाव आती है या नहीं भी आती है, लेकिन वो कहती है कुछ नहीं करना है, खाना खा ले और जाकर सो जा, बर्तन सुबह धो लेना जल्दी उठकर। रामू जैसे जैसे राहत की सांस लेता, रामू जैसे राहत की सांस लेता, ये लोग कितनी रात तक जगकर टीवी देखते रहते हैं, रामू सोचता। उसे सिर्फ टीवी पर गाने देखना पसंद था। अंकित और वह गाने चलाकर खूब नाचते, हम उम्र जो थे, पर सिर्फ तभी जब मालिक और मालकिन घर पर नहीं होते। देखिए बच्चों यहाँ एक समझने वाली बात है कि जब मालिक और मालकिन घर पर नहीं होते थे उस वक्त रामेश्वर यानी कि रामू और अंकित टीवी पर गाना बजा करके खूब नाचते थे। बच्चों यही होता है बचपन, है ना। बचपन अमीरी और गरीबी नहीं देखता, बचपन मतलब बड़ा और छोटा नहीं देखता, ऊंच और नीच नहीं देखता, जात और पात नहीं देखता, बचपन बस बचपन होता है, ठीक है। वो हिंदू और मुसलमान नहीं देखता, वो सिख और ईसाई नहीं देखता, जो सामने बच्चा है वो साथी है, ठीक है। यदि मन और विचार मिल जाते हैं तो बच्चे साथ साथ खेलते हैं, है ना। इसी को कहते हैं बचपन। चलिए 2 दिन से अंकित भैया बहुत तनाव में थे। अब देखिए अंकित तो स्कूल जाता है जी, है ना। अंकित कहाँ जाता है, स्कूल। तो स्कूल जाता है तो वो अभी तनाव में, किस बात का तनाव में, चलिए आगे देखते हैं। एक कागज हाथ में लिए कमरे में घूम घूम कर बड़बड़ा रहे थे, कभी सिर खुजलाते, कभी 2-3 लाइन बोलकर अटक जाते तो फिर कागज देखते। बच्चों सीधी सी बात है कि अंकित कुछ याद कर रहा है ना। बच्चों याद करिए कि इस कहानी का नाम है क्या, बाल दिवस। आप लोग जानते हैं बच्चों बाल दिवस जो है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है ना, यानी कि 14 नवंबर। तो इसी 14 नवंबर के अवसर पर अंकित को क्या करना है, एक भाषण देना है ना।
चिल्ड्रंस डे पे उसको एक स्पीच देनी है, तो स्पीच देनी है तो उसी की वो तैयारी कर रहा है ना। तो वही चीज़ें, चलिए देखिए। 2 दिन से अंकित भैया बहुत तनाव में थे। एक कागज हाथ में लिए कमरे में घूम घूम कर बड़बड़ा रहे थे। कभी सिर खुजलाते, कभी 2-3 लाइन बोलकर अटक जाते, तो फिर कागज देखते। अंकित, चिल्ड्रन डे की स्पीच याद हो गई? मम्मी ने आवाज़ दी। मैंने मम्मी आवाज़ देती है, अंकित चिल्ड्रन डे की स्पीच याद हो गई? कह रहा हूँ मम्मी, पूरी तरह नहीं हुआ अभी। अंकित भाषण देने का अभ्यास करने लगा। हमारे देश भारत के निर्माण में जिन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनमें प्रमुख भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बच्चों भाषण का हिस्सा है ना। ये वाक्य जो है भाषण का हिस्सा है। वैसे ही करके वो याद कर रहा है। कौन? अंकित। क्या याद कर रहा है? हमारे देश भारत के निर्माण में जिन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनमें प्रमुख भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भी है, लंबा होगा स्पीच। तो बच्चों याद करिए कि आप लोगों को भी इस तरह से याद करना पड़ता है। हम शिक्षक भी जब बच्चे थे तो हम लोग भी इस तरह से याद करते थे कुछ ना कुछ, है ना। कोई ना कोई कार्यक्रम विद्यालय में होता था तो हम लोग उसको याद करते थे या समझते थे, जो भी हो। जब बड़े हो गए तो समझ के बोलने लगे, लेकिन जब छोटे थे तो याद ही करके बोलते थे। ये तो सही बात है। रामू, ठीक बोल रहा हूँ ना? सुन तो। यानी कि अंकित पूछ रहा है रामू से, रामू ठीक बोल रहा हूँ ना? सुन तो। रामू भला क्या कहता, वह सुनता रहा। मतलब रामू को पढ़ना तो आता नहीं था, तो रामू क्या सुनता। लेकिन हाँ, उसके सामने बोला गया तो वो सुन रहा होगा। इन 2 दिनों में कई बार सुन चुका था यह भाषण। मतलब 2 दिनों से वो तो भाषण रटे जा रहा था अंकित, और रामू उसको सुने जा रहा था। भाषण का वह हिस्सा उसे अच्छा लगा था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को कितना प्रेम करते थे, इसका जिक्र आता था। यह हिस्सा उसे भी याद हो गया था। किसको? रामू को। बच्चों को देश का भविष्य मानने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे भी प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। वे कहते थे बच्चे ही हमारे भावी राष्ट्र निर्माता हैं। कौन ऐसा कहते थे? ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे। क्या कहते थे? बच्चे ही हमारे भावी राष्ट्र निर्माता हैं। बहुत प्यार करते थे बच्चों से चाचा नेहरू। उसी दिन रामू ने कालीन पर बैठकर सोते हुए यह खूबसूरत सपना देखा था। जिस दिन रामू जो है कालीन पर बैठा हुआ था, उसी समय उसने एक खूबसूरत सा सपना देखा था, है ना। क्या सपना देखा था उसकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं। चाचा नेहरू की तस्वीर अंकित ने उसे दिखाई थी, जो मालिक के स्टडी रूम में लगी थी। यानी कि अंकित के जो पापा हैं, उन पापा के का जो स्टडी रूम था, उस स्टडी रूम में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक तस्वीर लगी हुई थी। सफ़ेद शेरवानी, सफ़ेद पाजामा, मतलब सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पैजामा, सफ़ेद टोपी, सीने पे एक सुर्ख गुलाब टका था। एक गुलाब का मतलब खूब चमचमाता हुआ सा फूल तस्वीर से निकल कर आए थे। मतलब वो तस्वीर से निकल कर के आ गए थे रामू के पास। बड़े प्यार से उसे जगाया था, सीने पर से गुलाब निकाल कर उसे दिया था। तभी अंकित भैया ने उसके बाल खींचकर उसे जगा दिया था। बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, कि जिस वक्त वो कालीन पर बैठा बैठा सो रहा था, सोते सोते वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आ गए उसके सामने, है ना। तस्वीर से निकलकर वो ऐसा महसूस किया होगा, यह स्वप्न में उसे ऐसा देखा होगा, है ना। मालकिन डांटती हुई कह रही थी, जा धो ले बर्तन, रोज रोज सिंक में बासी बर्तन अच्छे नहीं लगते। देखिए, अब मालकिन आज तो डांट रही है। डांटती हुई क्या कहती है? जा धो ले बर्तन, रोज रोज सिंक में बासी बर्तन अच्छे नहीं लगते। सिंक माने वो बेसिन में, है ना। बड़े घरों में क्या होता है कि खाने के बाद तुरंत बर्तन धोते नहीं हैं। जो खाते हैं जाके सिंक में डालते जाते हैं, और डालते डालते एक बड़ा सा जमावड़ा हो जाता है, और उसको धोने का काम करता है कोई और।
यदि सभी लोग अपने अपने खाए हुए बर्तन के को धो लें तो इतने सारे बर्तन ही नहीं होंगे। क्या हम लोग तो एक थाली, एक कटोरी और एक गिलास का प्रयोग करते हैं, है ना। मान लीजिए एक छोटी कटोरी और यूज करते हैं, तो एक व्यक्ति कितना बर्तन यूज करता है? 4 बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक थाली और एक गिलास भी हो सकता है। तो अपना बर्तन यदि इंसान अपने धोने लगे, घर का चाहे वो बड़ा हो या बच्चा हो, बेटा हो या बिटिया हो, कोई भी हो, तो क्या इस तरह से किसी पर इतना मेहनत पड़ता? नहीं पड़ता, है ना। लेकिन अब यहाँ पर मालकिन डांट रही है, जा धो ले बर्तन। रोज रोज सिंक में बासी बर्तन अच्छे नहीं लगते। उनिंदी आंखों से रामू बर्तन धोने लगा। उनिंदी आंखों मतलब आंख में नींद है अभी। आज सुबह से ही घर में कोहराम मचा था। अंकित भैया ने सारा घर सिर पर उठा रखा था। बच्चों देखिएगा, इस कहानी में बहुत सारे मुहावरे भी हैं, है ना। जैसे कि अंकित भैया ने सारा घर सिर पर उठा रखा था। सारा घर तो सिर पे नहीं उठाया होगा, इतना भारी घर को सर पे नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन कहने का मतलब कि सबको परेशान करके रखा था, है ना। सभी को परेशान करके रखा था। किसने? अंकित ने। क्यों? उसको याद नहीं हो रहा था ना, है ना। और उसके अलावा भी कुछ मामला और था, देखिए आगे समझ में आएगा आपको। आज बाल दिवस मनाया जाना था स्कूल में, आज ही उसे बाल दिवस पर भाषण देना था। अब भी कहीं कहीं अटक जा रहा था। कागज हाथ में लिए वो कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मम्मी पीछे पीछे एक हाथ में दूध का गिलास और दूसरे हाथ में ब्रेड की स्लाइस लिए भाग भाग कर खिलाती जा रही थी। बच्चों, इस तरह का जो दृश्य है ना, हर बड़े घरों में आपको देखने को मिल जाएगा। जो पैसे वाले लोग हैं उन घरों में यही चीज़ होता है ना। कि बच्चा तो कुछ काम अपने से करता नहीं है, उसके जूते पॉलिश करके दो, उसे कपड़े भी पहना दो, उसके जूते में लैस भी लगा दो, सब कुछ कर दो, उसके बैग को भी सजा दो, उसके बैग में चेन भी तुम ही लगाओ, सब कुछ करो। वो अपने से खाएगा भी नहीं। उसके मुंह में दूध का गिलास डालो, वो भी दूध अच्छी नहीं लगती, ये नहीं वो नहीं, है ना। ये अच्छी लगती है, वो अच्छी नहीं लगती है, का भी तरह तरह की बात होती है घरों में उसके। तो अब इसमें देखिए, मम्मी पीछे पीछे एक हाथ में दूध का ग्लास और दूसरे हाथ में ब्रेड की स्लाइस लिए भाग भाग कर खिलाती जा रही थी। हो गया बेटा, कॉन्फिडेंस रखो, याद हो गया है, बस ठीक से बोलना है। घड़ी भी तो देखो, जूते पहन लो, अब बस छूट जाएगी नहीं तो। मम्मी किचन में चली गई थी, मैंने मम्मी किचन से ही चिल्ला रही थी, है ना। क्या बोल गई? हो गया बेटा, कॉन्फिडेंस रखो, याद हो गया है, बस ठीक से बोलना है। घड़ी भी तो देखो, कहने का मतलब घड़ी देखो, समय हो गया है, जूते पहन लो, बस छूट जाएगी नहीं तो। बस मैंने जिस बस में उसे स्कूल जाना है वो छूट जाएगी। मम्मी किचन में चली गई थी। मम्मी जूते नहीं मिल गए मेरे, चीखा था अंकित। अब जोर से चिल्ला रहा है वो, मम्मी जूते नहीं मिल गए मेरे। ये सब दृश्य बच्चों बड़े घरों में ये सब देखने को ज़्यादा मिलता है ना। और ये बहुत ख़राब चीज़ है। अब जूते कहाँ हैं नहीं है, यदि जूते को करीने से कहीं रखा हुआ रहता तो मिल ही जाता, इधर उधर होगा, वहीं पर होंगे बेटा। रामू ने पॉलिश करके रखा होगा, नहीं है यहाँ पर, जल्दी करो, आज छूटेगी बस मेरी। अंकित रुआंसा हो गया, मानो रोने जैसी स्थिति में आ गया। मेरी स्पीच का क्या होगा? अब देखिए ये अच्छे शब्द नहीं हैं, लेकिन सुन लीजिए। कहाँ मर गया रामू भी? रामू, रामू। मम्मी पूरे घर में भाग रही थी, इधर से उधर, उधर से इधर। रामू कहीं नहीं दिख रहा था। भागती हुई स्टडी रूम में गई तो पारा गर्म हो गया। देखिए, पारा गर्म होना ये भी एक मुहावरा है ना। माने दिमाग गर्म हो गया। वहाँ देखती है रामू ने अंकित के जूते पहन रखे हैं और जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के सामने खड़े होकर भाषण दे रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे भी प्यार से चाचा नेहरू कहते थे, मतलब इस तरह से वो बोल रहा था। जाहिल गंवार कहीं का,
उधर अंकित ने सारा घर सिर पर उठा रखा है और ये साहब बाल दिवस का स्पीच दे रहे हैं जूते पहनकर। कड़ी फटकार पड़ी रामू को उसकी करतूत पर। बच्चों, बच्चा बच्चा होता है, गरीब अमीर कुछ नहीं होता। जो समझदार होते हैं वो ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मम्मी ने अच्छा नहीं कहा। क्या कहा सुनिए, जाहिल गंवार कहीं का। उधर अंकित ने सारा घर सिर पर उठा रखा है और ये साहब बाल दिवस का स्पीच दे रहे हैं जूते पहनकर। सोचिए कितना गंदा लगा होगा सुन के, है ना। और वो भी बच्चा है, रामू बच्चा है, वो उसके मन में कुछ आया ऐसा, वो कर दिया। और वो किया क्या, वो जूता पहन लिया है और जा कर के वहाँ पे स्पीच दे रहा था फोटो के समीप जाकर। तब तक अंकित भी आ गया दरवाजे पर। साथ वाले कमरे में उसने भी सुना रामू का भाषण। रामू फफक फफक कर रो रहा था। फफक फफक कर रोना का मतलब एकदम मतलब सिसक सिसक कर, है ना। खूब मतलब आवाज़ पूरे निकाल निकाल कर रो रहा था। जल्दी जल्दी जूते पहनता है अंकित। बस छूटते छूटते बची। स्कूल से खुशी खुशी लौटा। उसकी स्पीच अच्छी रही, शाबाशी भी मिली और इनाम भी। मालिक बाहर गए हैं, मालकिन अपने कमरे में लेटी है, लेकिन अंकित ने आज टीवी नहीं चलाया है। रामू इधर आ। ये कौन बोला होगा, ये अंकित बोला है ना। सहमता हुआ रामू आता है। जी अंकित भैया, गलती हो गई, आपके जूते पहने थे सुबह। कोई बात नहीं, पर तूने स्पीच कैसे याद कर ली, कब याद की। आप बोलते थे वही सुन सुन सुन, वही सुन सुन कर। पढ़ाई करेगा। हाँ लेकिन मैं पढ़ाऊँगा तुझे, आज से मतलब अभी से। अंकित के स्वर में दृढ़ता थी। मालकिन अपने कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। उनकी भी आंखों की कोर भीग गई थी। चाचा नेहरू की तस्वीर स्टडी रूम में मुस्कुरा रही थी। बच्चों, कोई भी इंसान गलती तो कर देता है, लेकिन गलती करने के बाद उसको पछतावा भी होता है ना। तो देखिए, मालकिन अपने कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। उनकी भी आंखों की कोर भीग गई थी। बात समझ रहे हैं। मतलब मालकिन ने गुस्से में तो उस समय चिल्ला के कह दिया था जाहिल गंवार और क्या क्या कह दिया था उल्टा सीधा बात रामू को, लेकिन उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, है ना। तो बच्चों, ये जो कहानी है, ये कहानी पंकज मित्र के द्वारा लिखा गया है। और अब आगे देखिए, यहाँ बॉक्स में क्या अंकित है उसको आपको पढ़ना है। रामू एक अनपढ़ नौकर है। ये तो आप समझ रहे हैं कि अनपढ़ है, नहीं पढ़ा लिखा है। पढ़ाई करने का अवसर न मिलने के बावजूद उसमें पढ़ने की जिजीविसा है। जिजीविसा का माने एक उत्कट इच्छा को हम लोग बोलते हैं जिजीविसा, माने बहुत इच्छा है। किसके अंदर, रामू के अंदर। घर मालिक के पुत्र द्वारा बाल दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय में दिया जाने वाला भाषण वह सुनकर ही याद कर लेता है। उसकी लगन और इच्छा को देखते हुए घर के सभी सदस्यों का नज़रिया उसके प्रति बदल जाता है और उसको भी पढ़ने का अवसर मिल जाता है। तो कितनी अच्छी बात है कि उस बच्चे को पढ़ने का अवसर मिलता है। लेकिन बच्चों, कितना अच्छा तो ये होता कि ऐसा कोई बच्चा किसी के घर में काम नहीं करता। सारे बच्चे पढ़ने की उम्र में पढ़ाई करते और जब काम करने की उम्र के होते तो काम करते। अच्छा तो यही होता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि अभ्यास में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है, अंकित को किस अवसर पर भाषण देना था। तो आपको इसका जवाब लिखना है कि अंकित को बाल दिवस के अवसर पर भाषण देना था। और आपको पता है बाल दिवस क्या चीज़ होता है। बाल दिवस चाचा नेहरू का जन्म दिवस होता है ना। यानी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस यानी बाल दिवस। ठीक है, आप इसको संक्षेप में लिखिएगा। अंकित को बाल दिवस के अवसर पर भाषण देना था। अगला सवाल, चाचा नेहरू बच्चों के बारे में क्या कहा करते थे।
तो चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और चाचा नेहरू बच्चों को देश का भावी भविष्य समझते थे और कहते थे कि देश का जो भविष्य है बच्चों के ही हाथ में है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, रामू कालीन पर बैठे बैठे क्यों सो जाता था? तो इसका उत्तर लिखना है कि रामू दिन भर काम करता था और थक जाता था। बिना किसी आराम किए वो दिन भर काम करता था, इसलिए वह थक जाता था। इसीलिए रात में वह कालीन पर बैठे बैठे सो जाता था। आगे रामू ने सपने में क्या देखा? रामू ने सपने में ये देखा कि चाचा नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रामू के पास आए हैं, यही देखा है ना। अब आगे देखिए, पाठ से आगे, आपके पास पड़ोस में बच्चे नौकर के रूप में कृषि कार्य या कई अन्य कार्य करते हैं, वहाँ उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लिखिए। बच्चों, जो बच्चे नौकर का काम करते हैं ना, वो कृषि का काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे घरों में काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे होटलों में काम करते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे गाय बैलों को चराने का काम करते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी बच्चियां होती है जो दूसरों के बच्चों को गोदी करते हैं दिन दिन भर, है ना। तो ऐसे बच्चों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? पहली परेशानी तो यह है कि इन बच्चों को पेट भर भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है या तो नहीं मिलता है। ऐसे बच्चों को दूसरों की डांट फटकार सुननी पड़ती है और कभी कभी तो गाली भी सुनने को मिलता है। तीसरी बात बच्चों, कि ऐसे बच्चों को तन पर पहनने के लिए सही कपड़े भी नहीं मिल पाते, न ठंड के अनुकूल, न वर्षा के अनुकूल, न गर्मी के अनुकूल। खास करके ठंड में तो इनको बहुत दिक्कत होती है, जो कुछ फटे पुराने कपड़े दूसरों के हैं वही उनको मिल जाते हैं। तो ये गलत है और पता नहीं इस देश में कब तक ऐसा चलेगा। मैं तो यही कहूँगा कि इंसान यदि शिक्षित हो जाए तो किसी का भी बच्चा नौकर का काम नहीं करेगा। इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं, हर राज्य की सरकार और भारत सरकार ये चाहती है कि एक एक परिवार का हर एक परिवार का एक एक बच्चा जो है वो शिक्षित हो जाए, वो पढ़ाई करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आगे देखिए, आपके विद्यालय में भी बाल दिवस मनाया जाता होगा। अपने विद्यालय के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप कैसी भूमिका निभाते हैं? बच्चों, इसमें अपने अपने अनुभव के अनुसार लिखना है कि आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम होता है। जैसा कार्यक्रम होता है वैसा लिखना होगा, है ना। कहीं कहीं तो रंगमंच भी सजता है और कहीं कहीं नाटक भी होता है, बहुत तरह का है कार्यक्रम, गीत संगीत का कार्यक्रम भी होता है। आगे है, बाल श्रम एक सामाजिक बुराई ही नहीं बल्कि अपराध भी है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, लिखिए। बच्चों, बाल श्रम जो है ना, इसको अंग्रेजी में हम लोग चाइल्ड लेबर बोलते हैं। हर एक बच्चा जो 14 साल से नीचे का है, यदि उससे काम लिया जाता है घरों में या किसी होटल में या किसी उद्योग धंधे में, तो इसको हम लोग कहते हैं बाल श्रम। तो बाल श्रम तो सामाजिक बुराई है ही और साथ में एक अपराध भी है। अपराध का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति 14 साल के से कम उम्र के बच्चे से काम लेगा उसे सजा भी हो सकती है और होती भी है। तो कोशिश तो ये करना चाहिए कि ऐसे बच्चों से हम लोग काम ना लें, लेकिन यदि हम लोग काम लेते हैं तो फिर उसकी ज़रूरतों को भी ध्यान में रखें, और जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है उस बच्चे की शिक्षा। तो यदि शिक्षा पर कोई व्यक्ति ध्यान देता है, और मान लीजिए कि ऐसे तो घर में काम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अपना बच्चा जैसे बना के रखते हैं, अपने घरों में कोई अपना बच्चा जैसे काम करता है, वैसे यदि कोई छोटे मोटे काम में हाथ बटाए और
खुशी मन से यदि उसकी पढ़ाई पर वो परिवार ध्यान दे, उस बच्चे पर, उस अनाथ बच्चे पर यदि ध्यान दे, तो वो गलत नहीं है ना। लेकिन बच्चे से चाइल्ड लेबर का काम कराना ये बहुत बड़ा अपराध है और ऐसा समाज में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गलत है और गलत रहेगा। आगे, बाल श्रमिक शिक्षा के अधिकार से वंचित रहते हैं, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। ये तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चा या तो स्कूल जाएगा या तो काम करेगा। तो जो बच्चा काम पे चले जाते हैं तो वैसे बच्चे जो हैं शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा पाना हर व्यक्ति का अधिकार है हमारे देश में, कम से कम भारत में, है ना। तो भारत में शिक्षा को एक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है और जो बच्चा बाल श्रमिक का काम करते हैं वो शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। तो बाल श्रम पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखिए, अनुमान एवं कल्पना। अनुमान कीजिए कि अंकित को भाषण क्यों नहीं याद हो रहा था। अनुमान कीजिए कि अंकित को भाषण क्यों नहीं याद हो रहा था। तो इसमें भी अपना अपना सोच अलग अलग हो सकता है। मेरी सोच तो ये है कि वो यंत्रवत याद कर रहा होगा। यदि वो शब्दों के साथ वाक्य को सही तरीके से नहीं मिला पा रहा होगा या वाक्यों के अर्थ को ठीक से नहीं समझ पा रहा हो, या फिर उसके माता पिता उसको सहयोग नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ बोल रहे होंगे कि तुम याद कर लो, लेकिन उसको याद करने में सहयोग नहीं कर रहे होंगे, या फिर ऐसा होता कि अंकित खुद से भाषण लिखा होता, छोटा मोटा जैसा भी हो, 4 लाइन का भी, लेकिन अपने से लिखता तो उसे याद हो जाता। दूसरों की लिखी हुई जो लिखा हुआ भाषण है उसमें जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया होगा वे शब्द कठिन होंगे जिसका अर्थ ही उसको नहीं मालूम होगा, तो इस कारण भी उसको याद नहीं हो रहा होगा। बहुत सारी बातें। आगे, यदि आप अंकित होते तो रामू के लिए और क्या क्या करते लिखिए। देखिए, अंकित तो मान के चलिए कि थोड़ा बहुत ठीक ही बच्चा है ना, इतना बदमाश भी नहीं है। एक बार उसने रामू के सर के बाल खींच दिए थे जब वो सो रहा था, तो उस समय वो थोड़ी बदमाशी किया था। लेकिन इस पाठ में हम लोग देखते हैं कि रामू और अंकित साथ साथ नाचते भी थे, है ना। और दोनों बच्चे जो हैं वो साथ साथ खेलते भी थे, है ना। और जब एक बार रामू ने अंकित के जूते पहन लिए थे तो रामू के ऊपर अंकित गुस्सा हो गया था, है ना। रामू के ऊपर अंकित की मम्मी भी गुस्सा हो गई थी। लेकिन जो भी हो, जब रामू ने उस भाषण को याद कर लिया तो अंकित को बहुत अच्छा लगा और अंकित ने रामू के सामने ऑफर किया कि अब तुम पढ़ोगे और आज से ही पढ़ोगे और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो बहुत अच्छा काम किया। ऐसी स्थिति में अंकित के माता पिता को भी अंकित की बात माननी पड़ी होगी और ज़रूर रामू का कहीं ना कहीं एडमिशन भी हुआ होगा, है ना। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये कहानी कब लिखी गई थी ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब से शिक्षा का अधिकार लागू हुआ है ना, जब से शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया है, तब से रामू जैसे बच्चों को घर में इस तरह से काम करना तो एक अपराध है ना। और रामू को इस तरह से घर का काम करवाते हुए अंकित के माता पिता ने क्राइम किया है, उनको तो जेल होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, अंकित के माता पिता को जेल होना चाहिए, कोई ना कोई सज़ा मिलनी चाहिए उन लोगों को। लेकिन चलिए ठीक है, इस कहानी का अंत बहुत बढ़िया है। अंकित के माता पिता भी जो हैं वो रामू की पढ़ाई के लिए तैयार होते हैं, तो रामू को एडमिशन कराया जाता होगा, पता नहीं कहाँ कराया गया होगा, लेकिन कराया गया होगा, है ना। अब आगे देखिए,
समाज में अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हैं और उनका बचपन मेहनत मजदूरी में बीत रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? बच्चों, इसको समझने का प्रयास कीजिए। समाज में अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हैं, बिल्कुल वंचित हैं, और उनका बचपन मेहनत मजदूरी में बीत रहा है, बिल्कुल बीत रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए? क्यों नहीं दी जानी चाहिए? जरूर दी जानी चाहिए। अब आगे लिखते हैं, यदि हाँ तो क्यों? तो इसके पीछे कारण ये है कि ऐसे बच्चे जिनको शिक्षा नहीं दी जाएगी वो आगे चल कर के समाज के लिए सही नहीं होंगे। पहली बात तो वो अपने खुद के लिए उनके लिए ठीक नहीं होगा कि वो जीवन में सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वो सही तरीके से अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, बड़े होकर के वो अपना ठीक से घर परिवार नहीं चला पाएंगे। ये तो एक अलग एंगल है। एक एंगल ये भी है, एक कोण ये भी है कि ऐसे बच्चे बाद में अपराधी भी हो सकते हैं। क्योंकि जब वो पढ़ेंगे नहीं तो उनको सही और गलत का तो ज्ञान नहीं होगा ना। स्कूलों में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि इंसान को कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है। तो ऐसे हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। क्या आपने कभी शिक्षा से वंचित किसी छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है? बच्चों, यहाँ तो मैं यही कहूँगा कि आप तो खुद अभी छठी कक्षा में पढ़ गए हो। आपका जीवन अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र है 11 साल से 12 साल के बीच, है ना। किसी का 10 साल भी हो सकता है। तो इतनी कम उम्र में तो अभी तक आपने कुछ किया होगा या नहीं किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपसे छोटा यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा से वंचित है तो उसके लिए हमें ज़रूर कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए। अब आगे देखिए, भाषा संदर्भ। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए, पहले आपकी अपनी बोली में फिर हिंदी में, है ना। तो चलिए पहले हम लोग इसको हिंदी में ही कर देते हैं बच्चों। पहला शब्द है कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस अंग्रेजी शब्द है ना। यहाँ माँ बोलती है बेटे को, बेटा कॉन्फिडेंस रखो, तुम तो सीख गए हो भाषण देना, है ना। तो कॉन्फिडेंस का मतलब भरोसा, खुद पे भरोसा, है ना। स्पीच का मतलब भाषण होता है ना। ब्रेड तो रोटी को बोलते हैं या तो पाव रोटी को बोलते हैं, है ना। किचन बोलते हैं हम लोग क्या चीज़ को? रसोई घर को, है ना, जहाँ खाना पकता है। स्लाइस क्या होता है? जो ब्रेड होता है ना, पाव रोटी होती है ना, तो पाव रोटी कई टुकड़ों में बटी हुई होती है ना। तो उसका एक टुकड़ा को हम लोग स्लाइस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, है ना। इस पाठ में देखे होंगे स्टडी रूम ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ, स्टडी रूम, है ना। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना या अध्ययन। मम्मी माने माँ। पॉलिश जैसे हम लोग जूते को पॉलिश करते हैं, उसको चमकाते हैं, उस पॉलिश हो गया। ड्राइंग रूम, ये जो बैठक खाना होता है ना, जहाँ पे टीवी उवी लगी हुई होती है, चेयर सोफा लगा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग रूम, ठीक है। टीवी का माने टेलीविज़न हो गया। सिंक मतलब बच्चों वो स्टील का या सिरामिक का बना हुआ होता है जिसमें बर्तन वगैरह धोए जाते हैं, साथ में नल लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग बेसिन भी बोल सकते हैं, उसको सिंक, है ना। लाइन का मतलब क्या हो गया? लकीर, है ना। प्रोग्राम माने कार्यक्रम। चिल्ड्रंस डे माने बाल दिवस। स्कूल माने हो गया विद्यालय, ठीक है। अब आगे देखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए थके हारे, है ना। थके हारे शब्द से आपको वाक्य बनाना है। काट छांट, भागता दौड़ता, बैठा बैठा, 2 3, रोज रोज, भाग भाग, पीछे पीछे,
फफक फफक कर, जल्दी जल्दी, सुन सुन कर। तो इसमें आपको छोटे छोटे वाक्य बनाए, जैसे सुन सुनकर, है ना। बच्चे सुन सुनकर भी कविता याद कर लेते हैं रोज रोज। हमें रोज रोज पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। थके हारे, थके हारे किसान पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं। इस तरह से आप अपने वाक्य बनाइएगा। यहाँ पाठ्य पुस्तक से आपको कोई शब्द या वाक्य लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने से बनाइएगा छोटे छोटे वाक्य। आगे देखिए, भैंस के आगे बीन बजाना एक प्रचलित मुहावरा है जिसका अर्थ है निरर्थक प्रयत्न करना, माने बेकार का मेहनत करना। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग कर अर्थ स्पष्ट कीजिए। भौं चढ़ाना, मुंह फुलाना, ऊंट के मुंह में जीरा, घर का भेदी लंका ढाए, जैसा देश वैसा भेष, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बच्चों, इस प्रकार से बहुत सारे मुहावरे हैं जिनसे आपको बनाना है वाक्य, है ना, और उसका अर्थ भी लिखना है। तो इसको आप प्रयास करिएगा खुद से। आगे देखिए, कुछ करने को, अपने पास पड़ोस का भ्रमण कीजिए, माने आप जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़ा घूमिए फिरिए। यदि 6 से 14 वर्ष की उम्र का कोई बच्चा श्रमिक के रूप में काम कर रहा हो और प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो तो उसका नाम नोटबुक में सूचीबद्ध कीजिए और समुदाय के जिम्मेदार व्यक्ति से इसकी चर्चा कीजिए। मतलब आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी ऐसा बच्चा जो 6 से 14 साल का है, तो ऐसे बच्चे को देखिए कि वो क्या काम कर रहा है। यदि वो श्रमिक का काम कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है, मेहनत मजदूरी का काम कर रहा है, तो उस बच्चे का नाम को लिखना है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये पाठ आज समाप्त होता है ना। तो आप खुद से भी इसका अध्ययन कीजिएगा, जोर जोर से इसको पढ़िएगा और इस पाठ को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो उस वक्त आप अपने पाठ्य पुस्तक को ज़रूर खोल लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स।